जो वर्कर्स हैं उनको कम सैलरी देंगे। कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी कि रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दो ग्रुप थे, एक एक्सिस ग्रुप था और एक एलाइड ग्रुप था। एलाइड ग्रुप में आपको यूएसए, यूएसएसआर, आपको यूके, फ्रांस जैसी कंट्रियां मिलेगी। यूएसए डोमिनेट कर सकता है वर्ल्ड को, इसलिए यूएसएसआर भी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के पीछे लग जाता। सीटो और सेंटो दोनों का ही मेंबर था पाकिस्तान ने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया। 1964 के अंदर नेहरू की डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी पीएम बनते ही यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन करती है, इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका अपनी इंडियन नेवी की 7th फ्लीट को इंडियन ओशियन में डिप्लॉय कर रही है। जियोपॉलिटिक्स भूत भविष्य वर्तमान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है कि 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस वॉर के टाइम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया और रशिया इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा था। और वही अमेरिका जो आज अपने इलेक्शन में इंडिया का नाम लिए बिना वोट नहीं ले सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो 1971 में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो ऐसा क्या हुआ था, आज की इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताने से पहले कि 1971 में ये सब क्यों हुआ, उससे पहले आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ये सब ओरिजिन क्यों हुआ है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 18th सेंचुरी के अंदर आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। बहुत तेजी से नई नई मशीन्स आ रही थी, मशीनों से काम स्टार्ट हो रहा था, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट क्लास उभरने लगे थे। उनका कैपिटलिस्ट क्लास का मेन मोटिव क्या था कि कम से कम इनपुट लगाना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तभी उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। जैसे कि जो वर्कर्स हैं उनको कम सैलरी देंगे, अपना जो सामान है वो ज्यादा रेट में बेचेंगे, तभी जाकर जो ये मार्जिन आएगा ना, इससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और इससे कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। कैपिटलिस्ट क्लास को काउंटर करने के लिए आपका कम्युनिज्म आता है, जो कार्ल मार्क्स ने एडवोकेट किया था। कम्युनिज्म जैसे आता है, यहां पर आपकी दो आइडियोलॉजी के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को एडवोकेट कर रहे थे कार्ल मार्क्स और धीरे धीरे ये चलता रहता है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है, जिसको हम बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन 1917। उसका दूसरा नाम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी है 1917 में। वहां पर होता क्या है, वहां पर डिमांड की जाती है किस चीज की, जस्टिस की, कि जस्टिस होना चाहिए। किस बेस पर, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। आपने इंडिया का प्रियम्बल देखा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसके अंदर सबसे पहली लाइन मेंशन है कि हमें क्या चाहिए, जस्टिस। कौन सा, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ये हमने कहां से लिया है, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किया है। धीरे धीरे आप देखेंगे उस टाइम पर लेनिन, रशिया के जो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, लेनिन और बोल्शेविक पार्टी की मदद से 1922 में यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट होता है। यूएसएसआर के अंदर टोटल 15 कंट्री थी। और धीरे धीरे जैसे आप आगे चलेंगे तो 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है और यह वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दो ग्रुप थे, एक एक्सिस ग्रुप था और एक एलाइड ग्रुप था। एक्सिस ग्रुप में आपको जर्मनी, इटली, जापान मिलेंगे और एलाइड ग्रुप में आपको यूएसए, यूएसएसआर, आपको यूके, फ्रांस जैसी कंट्रियां मिलेगी। ये वॉर खत्म होता है आपका जैसे ही यूएसए एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करता है हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करते ही ये वॉर खत्म हो जाता है। वॉर खत्म होते ही अभी तक जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो अब एक नए दौर पर आ जाता है, आर्म्स रेस। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर ये देख लेता है कि अब एटॉमिक बॉम्ब आ गया है यूएसए के पास और यूएसए बहुत जल्द कम्युनिज्म को खत्म कर सकता है, यूएसए डोमिनेट कर सकता है वर्ल्ड को, इसलिए यूएसएसआर भी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के पीछे लग जाता है। यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर है और एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो चुकी है दोनों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर। और 1945 में यूएन का स्टेब्लिशमेंट होता है, यूनाइटेड नेशन का। और यूएन का स्टेब्लिशमेंट होने के बाद यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है ना, वैसे ही छोटे छोटे इवेंट्स ऐसे आएंगे जो इन दोनों को ट्रिगर करते हैं। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि दोनों एक्चुअली में फाइट नहीं करते,
फाइट जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? अलायंस के बेस पे करते हैं, इकोनॉमी के बेस पे करते हैं, आर्म्स रेस के बेस पे करते हैं, लेकिन एक्चुअल वॉर नहीं करते। एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री की आर्मी से डायरेक्ट लड़ाई नहीं करती। अगर डायरेक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं हॉट वॉर। तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद अमेरिका में एक डॉक्ट्रिन आती है जिसको हम कहते हैं ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन 1947 में। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन्स का मतलब ये था, अब ये क्या करेंगे, ये कम्युनिज्म को कंट्रोल करेंगे। इसको कहते हैं कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि कम्युनिज्म को फैलने से रोकेंगे। धीरे धीरे जो कम्युनिज्म फैल रहा था, क्यों से रोकेंगे? क्योंकि कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का दुश्मन था और अमेरिका पूरी कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है 1947 में। वही 1947 में एक मार्शल प्लान आता है जिसमें यह कहा जाता है कि हम वेस्टर्न यूरोप को जो है फंड देंगे, हम पैसा देंगे ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके, रीबिल्ड कर सके। क्यों कर सके? क्योंकि यूरोप के अंदर ही हुआ था मेजर वर्ल्ड वॉर, तो वो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका था, वो टूट चुका था, बर्बाद हो चुका था। तो उसको रीडेवलप करने के लिए, और रीडेवलप करने के लिए क्यों? ताकि अमेरिका वेस्टर्न यूरोप को अपने साथ मिला सके। यूरोप दो पार्ट में डिवाइड था, एक ईस्टर्न यूरोप, एक वेस्टर्न यूरोप। मैप अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था, यानी कि कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में था, और वेस्टर्न यूरोप जो था वो कैपिटलिस्ट के इन्फ्लुएंस में था, यानी कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। और इसी तरीके से फिर आपको देखने को मिलेगा अमेरिका क्या काम करता है कि अमेरिका की पॉलिसी थी इस कम्युनिज्म को फैलने से रोकना। कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के लिए क्या करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है, नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में, ताकि यह माना जाएगा कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर पर अटैक होगा तो यह माना जाएगा सभी कंट्री पर अटैक हुआ है, ताकि वो कम्युनिज्म को फैलने से रोक सके धीरे धीरे, और बाकी कंट्रियों को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में कन्वर्ट ना होने दे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कोरियन वॉर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कोरियन वॉर से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूएसएसआर ऑलरेडी अमेरिका के पास एटॉमिक बॉम्ब आ चुका है 1945 में। यहां पर 1949 में नाटो बनने के बाद यूएसएसआर भी अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लेता है। तो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है, आर्म्स के बेस पे वॉर चल रहा है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि कोरियन वॉर स्टार्ट हो जाता है 1950 में। नॉर्थ कोरिया इन्वेड कर देता है साउथ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। तो ये जो कोल्ड वॉर का एक एरिना आपको देखने को मिलेगा, एक फील्ड आपको देखने को मिलेगा जहां पर ये दोनों आपस में डायरेक्ट तो नहीं लड़ते, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और वहीं पर इसी चीज को माना जाता है यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, क्योंकि कभी भी इस पूरे कोल्ड वॉर में इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ आके लड़ाई नहीं करी, बल्कि कोई और लड़ रहा होता था तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। जिसे अमेरिका सपोर्ट करता था उसे यूएसएसआर नहीं सपोर्ट करता था, वो दूसरे को अपोनेंट को सपोर्ट करता था। इसके बाद वही इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में 1952 में क्या हुआ? इंडिया में 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का लागू हुआ, फिर 1952 में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पहली बार इलेक्शन होते हैं। तो 1952 में जब इलेक्शन हुए तो नेहरू जीत जाते हैं, नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1952 में एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद वही वर्ल्ड में 1954 में अमेरिका ने क्या काम किया? एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की। अमेरिका से बाहर निकलकर उन्होंने बनाया सीटो, एक सीटो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सीटो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद 1954 में, फिर 1955 में एक और बनाया सेंटो। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि सीटो और सेंटो दोनों का ही मेंबर था पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान ने क्या काम किया? पाकिस्तान ने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया। और इंडिया जब से आजाद हुआ था, इंडिया ने अभी तक ये जो कोल्ड वॉर का फेज था इसमें ना ही अमेरिका को ज्वाइन किया था और ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया। इन दोनों को ज्वाइन ही नहीं किया, बट पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया अमेरिका को। फिर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही यूएसएसआर ने ये चीज देखी कि यूएसए ने नाटो बना लिया, सीटो बना लिया, सेंटो बना लिया, तो अब उसने भी अलायंस करना स्टार्ट किया। तो एक तो इकोनॉमिक बेसिस पे आइडियोलॉजिकल वॉर था, एक आर्म्स रेस थी, तीसरा अलायंस स्टार्ट हो जाता है। तो अलायंस में यूएसएसआर ने क्या किया? वार्सोवा पैक्ट, यानी कि जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थी उनके साथ अलायंस कर लिया कि जैसे नाटो बना है वैसे एक वार्सोवा पैक्ट होगा, ताकि ये भी इनका भी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस हो, ताकि कैपिटलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री जो है उन पर कंट्रोल ना कर सके। धीरे धीरे ये चीजें चलती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है? वहीं इंडिया के अंदर 1956 में, क्योंकि इंडिया में भी पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था, इंडिया में एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, ये कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रही, वो बहुत प्रेशर बना रही थी। जिसके बाद 1956 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर लेती है। और सोशलिस्ट पॉलिसी किसकी थी? सोशलिस्ट पॉलिसी थी यूएसएसआर की। तो इवन दो इंडिया ना ही अमेरिका के साथ था और ना ही यूएसएसआर के साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया
इन्फ्लुएंस था यूएसएसआर से। यहां से 1956 से जो सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है इंडिया में, यहां पर वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्या मतलब वर्ल्ड को ये लगने लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है यूएसएसआर से, और इंडिया में क्या होता है, नेहरूवियन सोशलिज्म का स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही नेहरूवियन सोशलिज्म का स्टार्ट होगा इंडिया में, आपको देखने को मिलेगा कि फिर 1957 में सेकंड इलेक्शन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रियां ऐसी थी जो नई नई आजाद हुई थी, जैसे कि इंडिया है। ये कंट्री ना ही अमेरिका के साथ जाना चाहती थी और ना ही यूएसएसआर के साथ। तो ये क्या करना चाहती थी, इन्होंने 1961 में नेम बनाया, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, यानी कि ये किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना ही यूएसए के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे। ये नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे काम करेंगे। अगर आज हमें लग रहा है कि यूएसए के साथ जाना चाहिए तो यूएसए के साथ डील करेंगे, हमें कल लग रहा है कि हमें रशिया के साथ डील करनी चाहिए यानी यूएसएसआर के साथ डील करनी चाहिए, हम उसके साथ डील करेंगे, लेकिन हम किसी के एक के साथ नहीं जाएंगे। जैसे पाकिस्तान चला गया यूएसए के साथ सीटो सेंटो के थ्रू। इसके बाद क्या होता है, 1961 में नैम बनता है। फिर क्या होता है, 1964 के अंदर नेहरू की डेथ हो जाती है। नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वहीं 1965 में वॉर हो जाता है पाकिस्तान के साथ। 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाता है, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाते हैं एक एग्रीमेंट साइन करने। वहां पर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होने के बाद इंडिया में पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब यह होता है कि अब इंडिया में लीडरशिप कौन देखेगा, तो वहीं पर कांग्रेस के अंदर दो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे थे, जो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट था यानी कि जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, वो सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं, तो ऐसे कठपुतली की तरह उसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में कंट्रोल वो सीनियर लीडर कर रहे होंगे, लेकिन पीएम की पोजीशन पे बैठी होगी इंदिरा गांधी। जिस तरीके से कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के साथ किया कि मनमोहन सिंह पीएम है बट उसको चला कौन रहा था, सोनिया गांधी, ठीक है, तो वैसे उन्होंने करने की कोशिश की। तो 1967 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस इलेक्शन जीत गई। फिर कांग्रेस की पार्टी के अंदर वोटिंग हुआ, जिसमें यह डिसाइड करना था कि कांग्रेस के जो एमपीज हैं, नए इलेक्टेड एमपी आए हैं, वो किसको चाहते हैं पीएम के तौर पर, मोरारजी देसाई को या इंदिरा गांधी को। बट सिंडिकेट यानी कि कांग्रेस के सीनियर लीडर सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी जीत जाती है। 1967 में इंदिरा गांधी पीएम बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है, जो इंदिरा गांधी है वो बहुत ही एक तरीके से पावरफुल वुमेन थी। वो इन सिंडिकेट के बहकावे में नहीं आई, उसने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिया, खुद के अपने स्टैंड्स लेना स्टार्ट किया, जिससे ये सिंडिकेट को पसंद नहीं आया। और सिंडिकेट को पसंद नहीं आया तो कांग्रेस के अंदर क्या होता है, डिवीजन क्रिएट होने लगता है। एक ग्रुप बन जाता है जो इंदिरा गांधी का होता है और एक ग्रुप बन जाता है जो सिंडिकेट का होता है। बाद में कांग्रेस पार्टी ब्रेक हो जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। कांग्रेस ओ होती है सिंडिकेट की और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी। तो ये जो अगर आप वर्ल्ड पे देखेंगे, जियो पॉलिटिक्स में देखेंगे, बाकी कंट्रियां भी इंडिया को देख रही थी। वो ये देख रही थी 1964 से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आ रहा है। वहीं पर धीरे धीरे क्या होता है, फिर से इलेक्शन होते हैं। 1971 में फिर से इलेक्शन होते हैं, तो इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत जाती है, फिर से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इंदिरा गांधी पीएम बनते ही यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन करती है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, 20 साल के लिए। और जैसे ट्रीटी साइन करती है, उसके 2-3 महीने बाद ही इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब मजा यहां पर आएगा, जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट होता है ना, तो अमेरिका क्या काम करता है, अमेरिका अपनी इंडियन नेवी की 7th फ्लीट को इंडियन ओशियन में डिप्लॉय कर देता है। और वहीं यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज देता है इंडियन ओशियन में कि भाई काउंटर करने के लिए। कि भाई क्यों, क्योंकि हमें तो सपोर्ट यूएसएसआर कर रहा था, यूएसए तो सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा था। अब सवाल यह आता है सबसे बड़ा कि ऐसा क्या था, क्यों अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इसके काफी सारे रीजन थे। जैसे एक तो पाकिस्तान ने सीटो सेंटो ज्वाइन कर लिया था 1954-55 के अंदर, तो अमेरिका का ऑब्लिगेशन बन गया था कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। दूसरा, यूएस एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसको मार्केट चाहिए, बिजनेस चाहिए। और इंडिया में जब नेहरूवियन सोशलिज्म अडॉप्ट हुआ तो हमने क्या काम किया, अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर लिया। हमने जो इंपोर्ट है उस पर हैवी ड्यूटीज लगानी स्टार्ट कर दी, ताकि हम जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको सेव कर सके, उसको बचा सके। तो डोमेस्टिक मार्केट को सेव किया। अमेरिका को मार्केट मिल नहीं रही थी, अमेरिका का इंडिया से कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। इन टर्म्स ऑफ मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। अलायंस की बात करें तो अलायंस में इंडिया जो है अमेरिका के साथ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने नॉन अलाइंग मूवमेंट की हमने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की हुई थी, जो हमने 1961 में स्टार्ट की। साथ के साथ यूएस ये दिखाना चाहता था इंडिया पर प्रेशर डालकर कि उसका डोमिनेंस वर्ल्ड में ज्यादा है। एक तरीके से वो यूएसएसआर को भी थ्रेट करने की कोशिश कर रहा था। ये
रीजन थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा। अब सवाल आता है तो फिर यूएसएसआर इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहा था? अगेन मैंने आपको पहले बताया कि जहां पाकिस्तान जिस कंट्री को यूएसए सपोर्ट कर रहा था उसके अगेंस्ट जो है वो यूएसएसआर सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए, तो डेफिनेटली यूएसएसआर सपोर्ट करेगा इंडिया को। अब यहां पर एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, हमने वॉर से कुछ महीने पहले ही ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप यूएसएसआर के साथ। तो इस वजह से यूएसएसआर की ऑब्लिगेशन बन गया था इंडिया को सपोर्ट करना। और एक चीज ये भी थी कि वर्ल्ड में आपस में दो आइडियोलॉजिकल वॉर चल ही रहे थे, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के, जिसको हमने कोल्ड वॉर का फेज कहा है। उसमें भी यूएसएसआर एक मौका ढूंढ रहा था यूएसए के साथ कहीं ना कहीं पंगे लेने का। इस रीजन से इंडिया को सपोर्ट कर रहा था और ये थ्रू आउट द टाइम रहा है। जो आज के टाइम पे भी इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तब भी हम रशिया की हेल्प कर रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री अमेरिका की पॉलिसी चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन उनको कितना फायदा हो रहा है इंडिया से। लेकिन रशिया की ऐसी कोई पॉलिसी चेंज नहीं होती, वो हमारा दोस्त था है। तो ये सारे रीजन थे। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका का स्टैंड अप चेंज हो गया है, आज अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी हो रहे हैं ना, तो भी इंडिया के नाम से हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 1991 में जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, यूएसएसआर टूटता है, वैसे कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है और दुनिया में हेजेमनी स्टार्ट हो जाती है, कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है सिंगल एक कंट्री का, वो है यूएसए। यूएसए का स्टार्ट हो जाता है तो यूएसए क्या काम करता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर उसका ही कंट्रोल है मोस्टली। तो वो प्रेशर बनाता है कि ये जितनी भी कंट्रियां हैं यहां पर क्या काम करो, इन पे प्रेशर डालो, इन पे प्रेशर डालो कि अपनी मार्केट को ओपन करेंगे। तो आपको पता होगा 1991 में इंडिया में एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट हुई थी, जिसकी वजह से हमने अपनी मार्केट ओपन कर दी थी। वैसे यूएसएसआर की जो ब्रेक हुआ था, जितना भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद जितनी कंट्री थी, वहां पर आईएमएफ क्या और वर्ल्ड बैंक क्या लेकर आया? शॉक थेरेपी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सारे के सारे सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक करा दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को इंडिया से बहुत फायदा होने लगा, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है उसके साथ बढ़ने लगा, हम अमेरिका को सर्विस प्रोवाइड कराने लगे। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा माइग्रेशन होने लगा, हमारे जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो यूएस माइग्रेट होने लगे। तो धीरे धीरे वहां की पॉपुलेशन में वहां का जो इंडियन डायस्पोरा जो है अमेरिका के अंदर, उनका बहुत बड़ा रोल जनरेट होने लगा। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे। आप अभी रिसेंटली देखे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ भी इंडियन है। डोनाल्ड ट्रंप के जो सीआईए के डायरेक्टर हैं वो इंडियन रूट से आते हैं। आप तुलसी गबार्ड देखिए, वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करती है। तो बहुत सारे रीजंस आपको मिलेंगे। इवन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ 1990s में इंडिया ने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया, इंडिया की मार्केट से अमेरिका को फायदा होने लगा। इस वजह से आज के टाइम पर अमेरिका इंडिया इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे आपको रीजंस देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि फटाफट आप क्या काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग केस एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारा का सारा जियोपॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि हर चीज क्यों हो रही थी, हर चीज का कोई ना कोई एक रीजन था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप भी अपने व्यूज कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।